सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं आज, है ना। कोई भी जो अपना मटेरियल है उसे कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरी में। पहला कंडक्टर, है ना, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें, सुपर कंडक्टर वो है, वो कंडक्टर का ही एक पार्ट है, वो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। समझ में आया? तो अगर अपन यहाँ पे किसी भी मटेरियल पे डिवाइड करें तो मटेरियल अपना 3 कैटेगरी में डिवाइड होगा। एक होगा आपका कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर, है ना। कंडक्टर जिसके अंदर से अपन इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं आसानी से। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, अपन यही जानते हैं जनरली, और कुछ नहीं जानते, ठीक है। और सेमीकंडक्टर इज समटाइम कंडक्टर और समटाइम इंसुलेटर। कभी तो ये आपका किसकी तरह बिहेवियर करेगा, कंडक्टर की तरह, और कभी ये किसकी तरह बिहेवियर करेगा, इंसुलेटर की तरह, ठीक है। तो अगर कंडक्टर कंडक्टर के अंदर से करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपन पास कर सकते हैं, तो कारण क्या है इसका, ऐसा क्या रीजन है इसका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। तो यहां पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। इंसुलेटर में आपके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, बट सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है, सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है अंदर, वो मैं बताने वाला हूं अभी। तो वो कैसा होता है उसके बारे में अगर अपन देखें तो सबसे पहले इसका रीजन जो है, इसमें से आसानी से अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी पास, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे हैं, बाउंडेड है। सेमीकंडक्टर की बारे में बात करें तो जनरली कौन सा एलिमेंट होता है, इन नेचुरली जो एग्जिस्ट करने वाला एलिमेंट है वो कौन सा है आपका, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो आपके नेचुरली एग्जिस्ट करने वाले सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। अब अपन यहां पे बात कर रहे हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर सिलिकॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये इस टाइप का है। ये इस टाइप से इसका अरेंजमेंट होता है सेमीकंडक्टर का, है ना। मतलब एक एलिमेंट के पास के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में दूसरे एटम के साथ में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद में और स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, है ना। ये जो बात कर रहे हैं अपन, ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। किस पे? 0 केल्विन टेम्परेचर पे। जो टेम्परेचर होगा अपना यहाँ पे वो कितना है, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये सभी कोवेलेंट बॉन्ड आपके स्टेबल होते हैं, है ना। तो इस सिचुएशन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है क्या, यहाँ पे नहीं है। तो अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करता है। किसकी तरह बिहेवियर करेगा, ये एक इंसुलेटर की तरह। बट अगर आपने टेम्परेचर इसका बढ़ाया, इस मटेरियल का अगर टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड आपके क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाने की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसके साथ में बाउंडेड थे वो कैसे हो जाएंगे आपके, फ्री हो जाएंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए आपके यहाँ पे, फ्री हो गए। और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गए तो आपकी कंडक्टिविटी क्या हुई, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करता है। बट अगर आपने कोई भी टेम्परेचर ले लिया, मान के चलो रूम टेम्परेचर ही ले लिया, तो रूम टेम्परेचर पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाने की वजह से आपके फ्री कैरियर्स अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पे। तो फ्री कैरियर्स अवेलेबल हो जाने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो इट विल वर्क समटाइम कंडक्टर और समटाइम इंसुलेटर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो सेमीकंडक्टर को बेसिकली यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं आपके प्योर, ठीक है, और एक होते हैं आपके यहाँ पे इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को अपन यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है।
प्योर सेमीकंडक्टर में आपके आएंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम, एलिमेंट्री जो सेमीकंडक्टर होंगे जो जनरली नेचर में एग्जिस्ट करने वाले, और आर्टिफिशियली भी अपन इनको बना सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ठीक है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, है ना, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, है ना, ये सभी कैसे हैं आपके प्योर सेमीकंडक्टर हैं। अगर आपको यहां पे देखो, अब इंट्रिंसिक की अगर बात कर रहे हैं तो इंट्रिंसिक 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेवियर करता है, एक इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करता है ना। क्यों? क्योंकि इसके पास में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपका अवेलेबल नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेवियर कर रहा है। अगर हम यहां पे एक सेमीकंडक्टर को 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी एक कंडक्टर की तरह बिहेवियर कराना चाहते हैं, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसमें इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे जब अपन इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं तो ये जो हो जाएंगे, ये होंगे आपके फिर एक्सट्रेंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ, 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी अगर आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को अगर बढ़ा देते हो तो वो कौन सा बन जाएगा आपका, एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक जो होगा वो 2 टाइप का होता है, एक होगा पी टाइप का सेमीकंडक्टर और दूसरा होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होगा एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका जब बनता है जब आप यहां पे एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कौन सी होगी आपकी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है, पाब। और इसके बाद में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसके अंदर अपन यहां सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में होगा आपका यहां पे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये पेंटावेलेट इंप्योरिटी वाले एटम है। ठीक है, तो जब अपन पेंटावेलेट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मतलब जैसे गैलियम, इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, इनको जब अपन यहां पे ऐड करते हैं तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है आपका, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको, ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू बताया है, अब इसके इंटरनली बात करते हैं अपन एनर्जी लेवल की। किसकी बात करेंगे, एनर्जी लेवल की बात करेंगे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बताना चाह रहा हूं आपको, इसको अपन बाद में नोट करेंगे, पहले एनर्जी लेवल डायग्राम बता देता हूं आपको। देखो सुनो मेरी बात, अगर ये कोई एटम है और इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, आप देख सकते हो। है ना, तो इस एटम में क्या है आपके, एनर्जी लेवल है। तो एनर्जी लेवल को अगर रिप्रेजेंट करें तो ये वाला जो है ग्राउंड एनर्जी लेवल, अगर अपन फर्स्ट सेल के करस्पॉन्डिंग अगर एनर्जी लेवल बताएं तो ये क्या होगा आपका, ग्राउंड एनर्जी लेवल। इसके ऊपर बढ़ेंगे तो ये तो ग्राउंड लेवल हो गया आपका, है ना, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड लेवल हो गया, n इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग, n इक्वल्स टू 3 के करस्पॉन्डिंग आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो गया। फिर जो आउटर मोस्ट सेल है आपकी, है ना, जैसे यहां पे अगर बात करें तो 1, 2 एंड 3, ये जो थर्ड अपनी एनर्जी लेवल है, ये कौन सा एनर्जी लेवल है, कौन सी सेल बोलते हैं इसको, वैलेंस सेल। कौन सा सेल, वैलेंस सेल। तो n इक्वल्स टू 3 के करस्पॉन्डिंग जो अपनी एनर्जी है वो कौन सी है, वैलेंस सेल। ठीक है, तो इसमें अपने कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आउटर मोस्ट सेल के अंदर भी आपके कुछ इलेक्ट्रॉन अगर है ना, तो एनर्जी लेवल को अगर मैंने यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, अगर किसी तरीके से ये जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन इस सेल से बाहर निकल जाएगा, जैसे यहां से अगर बाहर निकल के यहां पे चला गया तो किस स्टेट में आ गया बेटा, फ्री स्टेट में आ गया, है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल गया तो फ्री हो गया तो ये कैसा है, अब कंडक्टिव हो गया। मतलब यहां इसका क्या हो सकता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो वो क्या कर सकता है, किधर भी मूव कर सकता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करके कंडक्टिविटी बढ़ा सकता है उस मटेरियल की। ठीक है, तो यहां से पहला तो क्या हुआ आपका, वैलेंस सेल। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं इसके आसपास का जो रीजन है जिसमें जाकर के ये फ्री हुआ है उसका एनर्जी अगर बताऊं तो वो वैलेंस सेल से ज्यादा होना चाहिए। उसका जो एनर्जी लेवल में बताऊंगा भाई, वैलेंस सेल का एनर्जी अपना कम होगा, और जिस रीजन में ये गया है, जिस रीजन में जाकर के फ्री हुआ है, उसका अगर एनर्जी लेवल बताएं अपन तो उसका एनर्जी लेवल जैसे मान के चलो n इक्वल्स टू
कोई भी हो सकता है। तो ये वाला कौन सा रीजन हो गया आपका यहाँ पे जिसमें जाकर के फ्री हो गया है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल है जो वैलेंस लेवल से कैसा होगा, ज्यादा होगा, है ना। अब ये तो मैंने एक एटम के एनर्जी लेवल के बारे में बात की थी। अब सोचो आप यहां से अगर 1, 2, 3 या बहुत सारे एटम्स को एक साथ अगर अपन कंबाइन करके और उनका अगर एनर्जी लेवल अगर बताएं, तो अपन ने बहुत सारे एटम्स लिए हैं और सभी एटम्स आपस में आइडेंटिकल हैं, उनका खुद का अपना एक एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो पहले एटम का अपना, जिसे अगर ये फर्स्ट वाले की अगर बात करें तो ये पहला एनर्जी लेवल, सिमिलरली दूसरा वाला जो एटम होगा उसका भी n=1 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल होगा वो भी इसके कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। तीसरा वाला जो होगा अपना यहाँ पे है ना एटम, उसका जो फर्स्ट लेवल, ये जो n=1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा। तो ये सभी एनर्जी लेवल को अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूं किसमें, इन सभी, जैसे यहाँ पे तो ये वाला जो एनर्जी लेवल डायग्राम बताया ये एक पर्टिकुलर एटम के लिए बताया मैंने, है ना। और अगर ये बहुत सारे एटम्स का ग्रुप है तो अगर इनके लिए अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बताऊंगा तो वो एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं कहलाएगा, वो एनर्जी बैंड डायग्राम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। तो n=1 के करस्पॉन्डिंग अगर ग्राउंड लेवल के करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो ये पहले एटम का एनर्जी लेवल, दूसरे का, मतलब बहुत सारे एटम्स का एनर्जी लेवल ये हो गया आपका, ये हो गया n=1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब n=2 के करस्पॉन्डिंग ये, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बोला था कि सभी का एनर्जी लेवल जो होता है आइडेंटिकल है, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इन सभी एटम के जो एनर्जी लेवल है उनके बीच में भी जो डिफरेंस होता है ना, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, वो होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए अपन यहाँ पे इनको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बैंड बनाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आई। तो यहां से n= ये है आपका n=2 के करस्पॉन्डिंग, है ना। अब अगर आउटर मोस्ट सेल के करस्पॉन्डिंग अगर अपन एनर्जी लेवल बनाए इनका, तो आउटर मोस्ट सेल के करस्पॉन्डिंग जो बैंड बनेगा, पहले इसे क्या बोल रहा था मैं, वैलेंस सेल, अब क्या होगा ये, वैलेंस बैंड। क्या होगा ये, वैलेंस बैंड। और कंडक्टर जो है, जब अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहां से वैलेंस सेल से निकल करके जब फ्री हो जाता है तो किस में जाता है, कंडक्टिंग मीडियम में चला गया, ठीक है। अब वैलेंस सेल के ऊपर मैंने जो ये वाला जो एनर्जी लेवल बताया है किसके करस्पॉन्डिंग है, जिस रीजन में जाकर के इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है। तो अगर मैं उस रीजन को भी अगर बैंड से रिप्रेजेंट करूंगा तो वो जो एनर्जी बैंड होगा वो क्या होगा, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होगा, और इसे मैं बोलूंगा कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो अब अपन यहां पे जो बात करने वाले हैं वो केवल दो ही लेवल के बारे में बात करेंगे, एक वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। तो अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में बात करें तो ये जो है, ये है आपका यहां पे वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल में, ठीक है। इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ईवी से। वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल इसे मैंने रिप्रेजेंट किया है ईवी से, और कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल उसे मैंने रिप्रेजेंट किया है ईसी से। किसे रिप्रेजेंट किया है, ईसी से। इन दोनों के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस होता है, इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं ईजी से, और ये होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या होता है ये, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या, कौन सा गैप होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना यहां पे वैलेंस बैंड में है, इसका मतलब वो किस कंडीशन में, बाउंडिंग कंडीशन में कि फ्री कंडीशन, फ्री स्टेट में, बाउंडिंग स्टेट में। बाउंडिंग स्टेट से अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहते हो तो आपको कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर। तो अगर आप यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहते हो, है ना, तो एनर्जी की वैल्यू अगर यहां से, अगर मैंने सोचो यहां से कोई अपने फोटोन दिया, उस फोटोन की एनर्जी है hν, और ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचा देगा। तो इस फोटोन की एनर्जी कम से कम किसके बराबर होनी चाहिए, आपकी ईजी के बराबर। तो अगर फोटोन की अगर मिनिमम एनर्जी निकालें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर। तो एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू अगर मैं मटेरियल को डिवाइड करें तो कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, नहीं सेमीकंडक्टर के बारे में, फिर कंडक्टर के बारे में। तो इंसुलेटर के अंदर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर।
सेमीकंडक्टर के अंदर जो ये गैप होगा, अभी इसको छोड़ो, पहले कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। तो कंडक्टर के अंदर अगर आप देखें तो ये अगर वैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये कौन सा है, कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, बिल्कुल पैरेलल होते हैं, ठीक है। जैसे ये और ये है ना, एक हॉस्टल ये रहा, दूसरा हॉस्टल ये रहा, अगर ये दोनों बराबर लेवल पर है तो यहां से जंपिंग यहां पे और यहां से जंपिंग यहां पे हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक एनर्जी लेवल अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड लेवल वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल करके और किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हैं, तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में निकल के किस में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। कोई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या इनको, नहीं जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल कैसा है, बिल्कुल सेम है ना, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, ओवरलैप है। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हैं तो इसके अंदर ईजी की वैल्यू कितनी होती है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, कंडक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्री करने के लिए कोई भी एनर्जी देना नहीं पड़ती, इसलिए यहां पे फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के अंदर ये गैप आपका यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप को आप रूम टेम्परेचर के ऊपर भी फुलफिल कर सकते हो, इसलिए कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर तो कंडक्टर की तरह बिहेवियर करता है और 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेवियर करता है, वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करता है ना। तो ये एनर्जी बैंड का इसका कंसेप्ट है। क्या हुआ ये वाला, अरे भाई मुझे एक बात बता, अगर ये फोटोन है, इस फोटोन क्या देगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए, मतलब क्या करने के लिए, इस वैलेंस बैंड से का जो इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री करने के लिए। तो इसके जो पास जो एनर्जी होनी चाहिए वो इन दोनों की मिनिमम एनर्जी के से तो ज्यादा ही होनी चाहिए ना। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप से अगर ज्यादा एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, फोटोन के पास, तभी जाकर के तो फ्री कर पाएगा इसको। कुल मिलाकर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपने वर्क फंक्शन पढ़ा था ना, तो उसी तरीके से समझने की कोशिश करो, वर्क फंक्शन से ज्यादा वो वाली बात उससे रिलेट करने की कोशिश करो, है नहीं एक्चुअली में रिलेटेड, बट उसी तरीके का कंसेप्ट है ना। तो इसको नोट कर लो थोड़ा सा, फिर इसके बाद में फिर अब डिटेल में बात करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे, किसके अंदर, हाँ वो मैं बताने वाला हूं ना, अभी अभी इसको नोट करो।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले अपन इंट्रिंसिक के बारे में बात कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूं आप लोगों को कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक सिलिकॉन जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को, जैसे कंडक्टर में बात करें तो कंडक्टर के अंदर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कोई भी कंडक्टर अगर आप लोग 2 और 3 है ना, 1 2 1 2 ऐसे ही चलता है ना, ठीक है। और इंसुलेटर की अगर बात करें तो इंसुलेटर के आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं? हाँ 5, मतलब 5 6 7 ऐसे ही होंगे ना। बट यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो कंडक्टर जो है उसके पास एक बचा तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर लेता है? उसको भी लूज कर देता है, ठीक है। और इंसुलेटर जो है उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि किसी तरीके से मेरे पास आ जाए इलेक्ट्रॉन, बट ये क्या करे बेचारा, इसके पास तो 4 हो गए, है ना। तो ये क्या करता है, इसके पास जो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, अपनी जुगाड़ करेगा कैसे, अपने आसपास के जो एटम है उनसे एक बॉन्ड बना करके, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना करके ये अपने आप को क्या कर लेते हैं? स्टेबल कर लेते हैं। और ये जो है ये 0 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन। जैसे ही आपने, तो ये क्या बन गया? एक सिलिकॉन के आसपास के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स ने अपने बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ एक पेयर बना लिया और अपने आप को स्टेबल कर लिया। 0 केल्विन टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। अगर आपने यहां से टेम्परेचर बढ़ाया मटेरियल का, तो क्या होगा? ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर अगर अपन ने राइज किया, तो मैं अलग से बता रहा हूं, ये कोवेलेंट बॉन्ड आपका क्या हुआ? ब्रेक हुआ। कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया यहाँ पे? ब्रेक। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? दोनों जो जुड़े हुए थे फ्री हो जाएंगे। अब यहां पे जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक होने पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो गए। अभी पूरा मटेरियल न्यूट्रल है। अगर मैं यहां पे इस पूरे की बात करें तो अभी कैसा है? न्यूट्रल। अगर अपन मान के चलें तो इलेक्ट्रॉन जब कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ के फ्री हो जाते हैं तो वो अपनी जगह छोड़ देते हैं। मेरी बात समझना है ना। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड में से बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होने पर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देते हैं। अगर जैसे सोचो यहां से ये एक बाउल है, उसमें अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो और ये आपका पूरी तरीके से कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है? ये पूरी तरीके से न्यूट्रल है। अब सोचो यहां से इस बाउल में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग इसकी ये जो खाली जगह आई है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव, प्लस ही। क्या आना चाहिए? प्लस ही, पॉजिटिव, ठीक है। बट है तो ये इलेक्ट्रॉन, ये कोई ना कोई पार्टिकल है क्या जिसके ऊपर प्लस चार्ज आया? नहीं है ना। क्या है ये? एम्प्टी प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कौन सी जगह है ये? केवल और केवल खाली जगह, एम्प्टी प्लेस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो सिमिलरली यहां से अगर आपका जो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने पर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होंगे, तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह जहां से वो फ्री होते हैं वो जगह कैसी हो जाती है? खाली। तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? क्या बोलते हैं उनको अपन यहाँ पे? होल्स, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये क्या हैं? यहाँ पे होल्स हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक होता है, तो जिस जगह से वो बाहर निकलता है उसकी जो जगह खाली हो जाती है उसे अपन क्या मान लेते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और उसे नाम दिया गया है होल। ये एक इमेजिनरी चार्ज पार्टिकल है ना। कोई अपना यहाँ पे फिजिकल चार्ज पार्टिकल नहीं है, केवल माना हुआ चार्ज पार्टिकल है। अब इसकी कंडीशन क्या होता है? देखो सुनो मेरी बात। इसको पॉजिटिव कैसे माना? जैसे सोचो, और इलेक्ट्रॉन की क्या टेंडेंसी होती है? हमेशा ये होल के अंदर, मतलब अपनी जगह पर जाने की कोशिश करता है। तो यहां पर अगर एक होल है ना, कंडक्टिविटी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, तो ये तो क्या हो गया आपका? होल। ये क्या हो गया आपका? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बहुत सारे इसके पीछे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सोचो जरा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन, होल दिखा इसको, और ये यहां से इसमें चला गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन ने ये अपनी जगह को फिल कर दिया, तो अब खाली जगह कहां पे आ जाएगी? होल कहां पे क्रिएट हो जाएगा? यहां पे, ठीक है। तो इस पोजीशन पर होल क्रिएट हो गया, ठीक है।
अब इस पोजीशन पे अगर होल क्रिएट हो गया तो इसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन इसको फिल कर देगा, ठीक है। तो यहां पर इसकी पोजीशन पे फिर होल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आया तो इसकी होल की पोजीशन कहां पे शिफ्ट हुई, पहले यहां पे शिफ्ट हुई, फिर होल की पोजीशन कहां शिफ्ट हुई, यहां पे, फिर ये आगे वाला इलेक्ट्रॉन इस होल की पोजीशन को फिल कर देगा, तो फिर होल कहां शिफ्ट हो जाएगा, पीछे। तो इस तरीके से ये सभी इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली होल की पोजीशन इस पोजीशन से कहां पे शिफ्ट हो जाएगी, यहां पे। अब आप मुझे बताना इलेक्ट्रॉन्स का मोशन यहां पे किस डायरेक्शन में अपन कंसिडर करेंगे, आगे की तरफ, तो होल का मोशन किस डायरेक्शन में होगा, पीछे की तरफ। तो आपको पता है ना कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में, अगर सॉरी एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल जाए तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव। इसीलिए होल जो है उसे अपन ने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह ट्रीट किया हुआ है, एक इमेजिनरी चार्ज पार्टिकल है, कोई रियल पार्टिकल नहीं है ना। तो ये तो बात हुई अपनी इंट्रिंसिक की। तो आपने जब टेम्परेचर दिया तभी जाकर के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, और 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था। इसकी मतलब इसकी कंडक्टिविटी कैसी थी, बहुत कम थी। आप यहां पे 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी अगर मटेरियल को कंडक्टिव बनाना चाहते हो तो आपको इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करना पड़ेगी। इंप्योरिटी ऐड करते ही आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बोले तो प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर चेंज हो जाता है। ये आपका दो टाइप का होता है, एक पी टाइप का, एक एन टाइप का। एन टाइप के अंदर जब अपन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला देते हैं तब ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है, और पी टाइप में जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला देते हैं तब जाकर के ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब अपन यहां बात करेंगे कि एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाने पर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर की तरह बिहेवियर कैसे करने लगा, है ना। तो नेक्स्ट है अपना एन टाइप के बारे में बात करेंगे। देखो जरा एन टाइप की बात करते हैं ना। अभी ये जो सिलिकॉन है ये अपने आसपास के एटम के साथ में एक बॉन्ड बना करके स्टेबल है। बात है 0 केल्विन टेम्परेचर पे। आपने क्या किया यहां पे, इंप्योरिटी ऐड की, है ना। मतलब क्या किया, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आपने यहां पे ऐड की। तो अपन यहां पे फास्फोरस लेते हैं। क्या लेते हैं, फास्फोरस। आपको पता है फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फास्फोरस के जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, 5। तो ये 5 जो फास्फोरस एटम जो है, जब अपन यहां पे इसको ऐड करेंगे इसमें, तो ये सिलिकॉन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा यहां से, है ना। सिलिकॉन क्या हुआ, यहां से रिप्लेस हो गया। तो सिलिकॉन की जगह क्या आ गया आपका, फास्फोरस आ गया। अब फास्फोरस अगर आ गया तो यहां पे 1 2 3 और 4, है ना। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स जो थे उन 4 इलेक्ट्रॉन ने इस सिलिकॉन के साथ में क्या बना लिया, जैसे ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सभी कौन के इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के। इन सभी ने तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। बोलो बनाया नहीं बनाया, ठीक है। अब इस फास्फोरस के पास में एक इलेक्ट्रॉन अभी और बचा हुआ है, विच इज दैट, ये वाला। बोलो है कि नहीं, ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना पा रहा है क्या, नहीं। तो ये जो है इनके आसपास में तो इन्होंने सबने अपनी क्या कर लिया, जुगाड़ कर लिया और आराम से अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। बट क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इसको अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ये क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, इसके स्ट्रक्चर को। तो ये एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या बोलेगा, बोले तू जा बाहर, है ना। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आपका फ्री हो जाएगा। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी आपने यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवा लिया, ठीक है। किसका यूज करके, एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के एटम को ऐड करके, ठीक है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी अगर अपन ने यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और डोपिंग का रेशो जो होता है ना वो अपना होता है 10 टू द, ये जो इंप्योरिटी अपन इसमें ऐड करते हैं ना, इस प्रोसेस को डोपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, डोपिंग। और डोपिंग रेशो जो होता है, डोपिंग रेशो जो होता है वो होता है 10 टू द पावर 6, 1/10 टू द पावर 6 इन जनरल। ये डोपिंग रेशो यूज अपन करते हैं जनरली। इसका मतलब क्या हुआ यहां पे कि 10 टू द पावर 6 प्योर सिलिकॉन एटम्स में अगर आप एक इंप्योरिटी किसकी, फास्फोरस की या पेंटावेलेंट की अगर मिला देते हो तो आपका पूरा सेमीकंडक्टर मटेरियल बहुत ज्यादा कंडक्टिव हो जाएगा, है ना। तो यहां पे अपन ने क्या ले लिया, यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बात हुई अपनी एन टाइप की सेमीकंडक्टर की। अब मुझे बताना यहां पे, पहले ये जो फास्फोरस एटम था ये कैसा था, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और न्यूट्रल था। और जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये जो फास्फोरस एटम है इसे अपन बोलेंगे यहां पे डोनर आयन,
और इसका नेचर कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, डोनर क्या है ना, तो डोनर पॉजिटिव आयन। ये तो बात करी अपन ने एन टाइप की, है ना। तो आप मुझे बताओ जरा, एक फास्फोरस एटम के मिलाने की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, केवल एक, है ना। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अवेलेबल हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, लगभग मतलब है क्या इसी के बराबर, कितने नंबर ऑफ आपके फास्फोरस आयंस है ना। अब अपन बात करें यहां पे किसकी, पी टाइप की। तो पी टाइप में अगर अपन देखें तो सिमिलर स्ट्रक्चर में बना रहा हूं फिर दोबारा सिलिकॉन का, है ना। आप यहां पे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ले लो, मैंने मान के चला एल्यूमिनियम ले लिया, है ना। तो एल्यूमिनियम का अगर अपन एटम ले लेते हैं यहां पे, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो इस एटम को जब अपन यहां पे ऐड करेंगे तो ये सिलिकॉन को रिप्लेस करके खुद यहां पे आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ गया आपका यहां से, सही बात है ना। तो एल्यूमिनियम जब यहां पे आ गया तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में क्या बना लेंगे, बाकी के 3 सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। बट अभी ये वाला जो बगल वाला सिलिकॉन एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन जब यहां से मतलब ये सिलिकॉन जब बाहर चला गया तो उसकी जगह कितना आ गया था, होल, उसकी जगह क्या आ गया था, होल। बट अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो इसकी जगह वैसी की वैसी ही रह गई। जब ये इलेक्ट्रॉन को, जब इसने सिलिकॉन एटम को क्या किया था, यहां से रिप्लेस किया था ना अपने आप से, तो इसकी जगह क्या आया था, होल आया था, है ना। बट यहां पे जब एल्यूमिनियम आया तो एल्यूमिनियम अपने साथ 3 इलेक्ट्रॉन को लेके आया, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ने तो आपस में क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। बट यहां पे एक जगह जो होल की थी वो अभी भी कैसी रही, वैसी ही रही, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाया। तो आप मुझे बताओ यहां पे किसकी अवेलेबिलिटी हो गई है, हाँ, एक होल की अवेलेबिलिटी हो गई, है ना। अब आप मुझे बताओ, ये जो है पहले इसके पास, अब ये अपने आप को क्या करेगा, इसका नेचर क्या होगा, स्टेबल करने के लिए तो इसका नेचर होगा कि किसी तरीके से ये किसी दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच ले, है ना। तो इसका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट होगा तो आप मुझे बताओ इसे, इसका नेचर जो होगा कौन सा आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा कि नेगेटिव आयन, तो ये होगा आपका यहां पे एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर आयन, है ना। और ये जो होल्स है, होल्स को भी अपन ने क्या माना हुआ है, एक चार्ज कैरियर माना हुआ है। तो जब पी टाइप इंप्योरिटी मिला है तो क्या मिल गया आपको, एक होल्स मिल गए, और होल्स मिल गए इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मिल गए। जब एन टाइप मिलाते हैं तो क्या मिल जाते हैं आपको, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर्स मिल जाते हैं। तो एक्सेप्टर आयंस का अमाउंट किसके बराबर होगा, सॉरी होल्स का अमाउंट किसके बराबर होगा यहाँ पे, एक्सेप्टर आयंस के बराबर। और जो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हुए हैं उनका किसके बराबर होगा आपका यहाँ पे, डोनर के बराबर, ठीक है। तो यहां पे इंट्रिंसिक में सुनो, अब अपन यहां पे बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनी या होल डेंसिटी आपस में कैसी होती है, सेम होती है, बराबर होती है। मेरी बात समझना, क्यों होती है, आप मुझे बताओ। जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए थे यहां से, 2, तो 2 ही होल्स आए थे। तो जितने कोवेलेंट, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री होंगे इंट्रिंसिक में, उतने ही क्या आएंगे, होल्स आएंगे। तो आपकी यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी ये क्यों होंगी, आपस में बराबर होंगी, और इन्हें कंबाइंडली अपन यहां पे एनआई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कॉमन नाम भी दे दिया जाता है इनको, इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होल डेंसिटी आपस में बराबर होती है, इनको कंबाइंडली अपन क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी यहां पे इसकी। अब बात करें यहां पे किसकी, एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने 0 केल्विन टेम्परेचर पर अवेलेबल करा दिए। आप सोचो यहां पे कोई एन टाइप का सेमीकंडक्टर है और 1000 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, क्या हुए, 1000 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही, जो किस स्टेट में है, फ्री स्टेट में। इसका मतलब वो मटेरियल कैसा बन गया आपका, कंडक्टिव बन गया। अब अगर किसी रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो सोचो कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे यहां पे भी, बात समझना मेरी, कोवेलेंट बॉन्ड भी ब्रेक हुए होंगे। अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे तो सोचो 10 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए और 10 होल्स प्रोड्यूस हुए। तो आप हमेशा मुझे बताना
एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी या होल की डेंसिटी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, आप समझ तो कॉन्सेंट्रेट तो करो ना। कॉन्सेंट्रेट कहां कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना, मुझे पता है। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर है, मैंने बोला इसमें आपके 1000 इलेक्ट्रॉन आ गए, किसकी वजह से आ गए? डॉपिंग करने की वजह से आ गए, इंप्योरिटी मिलाने की वजह से आ गए। अब अगर यहां पे टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक भी हो जाते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होंगे और कुछ एक्स्ट्रा होल्स भी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये जो अमाउंट मिलकर के कितना हो गया? 1000 प्लस 10 मिलकर के तो क्या हो गया? 1010 इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कितना हो गया? 1010। ये तो इलेक्ट्रॉन हो गए, और होल्स कितने हो गए? 10। आप मुझे बताओ, एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर अगर किसी रूम टेम्परेचर पर भी अपन बात करें, मतलब कोई भी जरूरी नहीं है 0 केल्विन टेम्परेचर बात कर रहा हूं, किसी भी रूम टेम्परेचर पर या कोई भी टेम्परेचर पर बात करें, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का अमाउंट किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहां पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लगभग लगभग किसके बराबर होगी? डोनर एटम की डेंसिटी के बराबर होगी, है ना। फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? फिर होल्स, क्योंकि वो किसमें है? यहां पे लेस अमाउंट में, है ना। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां पे क्या हो जाएंगे? होल्स हो जाएंगे। और होल्स की जो डेंसिटी होगी NH, वो लगभग लगभग किसके बराबर होगी? आपकी एक्सेप्टर आयन के बराबर। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत लिख दिया मैंने। जो ये होंगे आपकी, इनको अपन यहां पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? NH से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो कैसे निकालते हैं? NH की वैल्यू कैसे निकल के आती है? यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू कैसे निकल के आती है मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, अब पी टाइप की बात करते हैं। तो पी टाइप के अंदर क्या हुआ? अपना इंप्योरिटी मिलाए तो क्या जनरेट हुए? एक्सेस अमाउंट में क्या आए? होल्स आए कि इलेक्ट्रॉन्स आए? होल्स आए। तो यहां पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? होल्स होंगे। और मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, तो होल की डेंसिटी एक्सेप्टर आयन की डेंसिटी के बराबर होगी। और माइनॉरिटीज में क्या होंगे? फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। माइनॉरिटी में यहां पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो मेजोरिटी में तो क्या होंगे? होल्स होंगे, और माइनॉरिटी में होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। अब इसके आगे कुछ और भी बताने वाला हूं मैं, मास सेक्शन लॉ। उससे अपन यहां पे इसको आप लिख लो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए? आपके होल्स हो गए। यहां पे इनकी डेंसिटी आएगी NH, और यहां पे क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, इनकी डेंसिटी क्या होगी? Ne। एक लॉ होता है मास सेक्शन लॉ, बताने वाला हूं, उसका यूज करके यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का अमाउंट भी निकाला जा सकता है, मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डेंसिटी भी निकाली जा सकती है। ठीक है, तो वो होता है अपना मास सेक्शन लॉ। बता दूं क्या उसको भी? हाँ बोलो बोलो। हम्म, नहीं, इसमें स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में डिफरेंस होता है ना। स्ट्रक्चर वगैरह जो कुछ और होते हैं, बाय प्रैक्टिकली जो अपना होता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर बनते हैं। कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनते हैं।
सुनिए, मास एक्शन लॉ के बारे में बात करते हैं अब। ये क्या होता है? इस लॉ के अकॉर्डिंग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशंस जो होते हैं, इंट्रिंसिक में आपको पता है इंट्रिंसिक के अंदर जब भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो होल्स भी जनरेट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होंगे। तो इंट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, इंट्रिंसिक में बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक में दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स का मल्टीपल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी दोनों का मल्टीपल, एक्सट्रिंसिक में भी दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स के मल्टीपल के बराबर होता है। ये ऐसा मास एक्शन लॉ अपने बोलता है, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक में, एक्सट्रिंसिक के अंदर भी अपना यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी होगी, है ना, इसको डैश बना लो आप यहाँ पे। तो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेप्ट, इंट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स का मल्टीपल किसके बराबर होता है? एक्सट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर जो होगा उसमें भी दोनों टाइप के चार्ज कैरियर का मल्टीपल होगा और दोनों आपस में क्या होंगे? इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में बराबर होंगे, ठीक है। तो आपको पता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक कहता है इन दोनों को आपने क्या होता है? बराबर होते हैं और कंबाइंडली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इनको? Ni से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Ni स्क्वायर इक्वल्स टू Ne इंटू NH। ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब इस रिलेशन का यूज करके मैं यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? Ne इक्वल्स टू Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH, और ये जो हो जाएगा Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH। NH किसके बराबर है? Na के बराबर। तो यहां से अपन यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स से निकाल सकते हैं, और यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है आपके? होल्स। तो होल्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। होल की डेंसिटी क्या हो जाएगी फिर? Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय Ne, यह हो जाएगा Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय Nd, है ना। तो ये हुआ आपका मास एक्शन लॉ। पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिया। अब यहां पे ये बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक लॉ होता है, ये आपको याद रखना है। इस लॉ के अकॉर्डिंग इन इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स का मल्टीपल दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर में बराबर होगा, है ना। ये लॉ है, इसको याद रखना है आपको। अब यहां पे बात करें कि एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर को दोनों को आपस में जोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। उन्हें एक ही टाइप के प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मटेरियल अपन लेते हैं और उसके हाफ पोर्शन में पी टाइप की और हाफ पोर्शन में एन टाइप की जब इंप्योरिटी अपन ऐड कर देते हैं, तब यहां पे आपका एक जंक्शन बन जाता है जिसे पीएन जंक्शन अपन बोलेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में अब अपन यहां बात करने वाले हैं। तो ये वो थ्योरी स्टार्ट हो रही है, आपने देखा होगा एलईडी जो होती है उसको अगर अपन यहाँ पे ग्लो कराएं, बैटरी उसके अंदर लगाएं, तो एक तरीके से अगर आप बैटरी लगाओगे तो वो ग्लो करेगी, और जैसे ही आपने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी तो फिर वो ग्लो नहीं करती है। तो उसका कारण आपको यहाँ पे पता चलेगा पीएन जंक्शन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। नहीं, आज करेंगे स्टार्ट। तो नेक्स्ट है आपका पीएन जंक्शन। क्या वो? इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी, इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी, ठीक है। पीएन जंक्शन थ्योरी देखिए क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले मैं साइड में आपको ब्लॉक डायग्राम बना के बता देता हूं। अगर ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर आपका है और यहां अपन सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर क्या आएंगे? डोनर पॉजिटिव आयंस, और हर एक आयन जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में है? मेजॉरिटी में। ये हो गया आपका यहां पे डोनर आयन Nd, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन हो गए, इनका डेंसिटी हो गया Ne, है ना।
और माइनॉरिटीज जो होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे लेस अमाउंट में होंगे। तो यहाँ पे अगर एक आध होल को भी रिप्रेजेंट करूं तो ये H जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनॉरिटी डेंसिटी को, NH। सिमिलरली आपका यहाँ पे पी टाइप भी होगा तो पी टाइप को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे इस तरीके से। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं बस केवल मैं आपका। यहाँ पे क्या होंगे आपके आयंस, कौन से होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे, है ना। और जो हर एक नेगेटिव आयन आपका क्या देगा, एक होल प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो होल यहाँ पे किस में होंगे, मेजोरिटी में NH। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक आध इलेक्ट्रॉन भी अगर मेरे फ्री हुए, कुछ इलेक्ट्रॉन भी फ्री हुए, बट उनका हमेशा अमाउंट होल से कम होगा, तो वो माइनॉरिटी में होंगे। और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा NH, सॉरी मेजोरिटी में क्या है, होल्स, सॉरी ये तो NH, ये हो गया आपका Ne, सॉरी। अब ये जो होगा, ये कौन से हैं आपके, एक्सेप्टर। ये जो अपने नेगेटिव आयन से, ये कौन से आयन से आपके, एक्सेप्टर आयन से, ठीक है। अब पीएन जंक्शन के बारे में बात करें तो देखो, मैंने एक प्योर सिलिकॉन का या जर्मेनियम का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया और इसके हाफ पोर्शन में अगर अपन यहाँ पे पी टाइप की डोपिंग कर देते हैं और हाफ पोर्शन में एन टाइप की डोपिंग कर देते हैं, तो इधर अपन यहाँ पी टाइप की डोपिंग करेंगे, इधर एन टाइप की डोपिंग करेंगे, तो क्या होगा वो देखिए आप। ये आपका जंक्शन बनके तैयार हुआ। तो इधर पी टाइप का मटेरियल है, इधर एन टाइप का मटेरियल। तो जो इनकी जो बाउंड्री है, बात सुनो बेटा, इनकी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पर अगर अपन देखें तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, है ना। और मैंने बताया था होल इलेक्ट्रॉन में क्या, होल हमेशा सॉरी इलेक्ट्रॉन को अगर होल मिल गया तो वो क्या हो जाता है, उसके अंदर जाकर के रिकम्बाइन हो जाएगा, ठीक है। तो होल इलेक्ट्रॉन में जाकर के क्या होगा, रिकम्बाइन हो गया, और रिकम्बाइन होने के बाद में क्या हो गया, न्यूट्रल हो गए। तो यहां से होल और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके, फिनिश हो गए। तो यहां से अगर मैं होल इलेक्ट्रॉन को अगर फिनिश कर दूं तो एक रीजन में यहां से डिफाइन कर रहा हूं, ये इतना सा। आप मुझे बताना इस रीजन में कोई चार्ज कैरियर बचे हैं क्या, नहीं है ना, केवल और केवल फिक्स पॉजिटिव आयंस हैं और फिक्स नेगेटिव आयंस हैं। ये जो रीजन होता है इसे अपन डिप्लेजन रीजन बोलते हैं, डिप्लेजन रीजन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लेजन रीजन। जब ये डिप्लेजन रीजन फॉर्म होने लगता है तो अभी तो मेरा यहां पे एक लेयर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स और आपस में रिकम्बाइन हुए, ठीक है। तो यहां पे इंटरनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, E नॉट। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुई है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने से रोकती है और इन होल्स को इधर आने से रोकती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगाएगी, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में किस डायरेक्शन में है, मतलब पीस एन साइड है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और होल्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इलेक्ट्रॉन्स उधर, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई है वो इलेक्ट्रॉन को किधर रिपेल कर रही है, उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, और होल्स को किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो बताओ जैसे जैसे यहां पे कुछ मेरे इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन हो गए, तो फिर जैसे यहां से ये जो विड्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, ग्रो करती जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पे ये डिप्लेजन रीजन का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर, होल के ऊपर फोर्स इधर, और इलेक्ट्रॉन और होल आपस में एक टाइम ऐसा आएगा जब फिर आपस में रिकम्बाइन होना रुक जाएंगे, है ना तो इधर के इलेक्ट्रॉन्स इससे रिकम्बाइन हो पाएंगे और ना पी साइड के होल्स इन इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन हो पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे केवल और केवल एक आपका चार्ज कैरियर्स की लेयर्स बन जाएगी, दो टाइप के चार्ज कैरियर्स की, नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसे क्या बोलेंगे अपन, डिप्लेजन लेयर। और इनकी जो विड्थ होती है इसे WD से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्या होती है आपकी डिप्लेजन विड्थ होती है ना। तो ये होगी आपकी डिप्लेजन विड्थ। अच्छा आप मुझे जरा बताओ, जब ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाने की वजह से क्या हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस डायरेक्शन में है ना। तो मुझे बताओ यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी आया होगा कि नहीं आया होगा, आया होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आया होगा तो वहां पे हाई पोटेंशियल किधर होगा,
इस साइड, और जो लो पोटेंशियल होगा वो किस साइड होगा, इधर होगा। ठीक है, तो यहां से अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको मैं यहां पे कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करूंगा। देखना जरा, यहां पे पोटेंशियल कैसा है आपका, हाई है, और यहां पर पोटेंशियल कैसा है आपका, लो है। तो बेटा बातें मत करो, है ना। तो यहां पे क्या है, हाई पोटेंशियल, और यहां पे क्या है आपका, लो पोटेंशियल। तो इन दोनों के बीच में अगर देखें तो इतना गैप आ गया है, ये इन दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है। इसे मैं V नोट से रिप्रेजेंट करता हूं, और ये होता है बैरियर पोटेंशियल। ये क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के आपस में रिकम्बाइन हो जाने की वजह से जो स्पेस में, जो अपना इस स्पेस में चार्ज कैरियर्स हो, मतलब जो रह गए हैं रिमेनिंग, उनकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे डेवलप हुआ है ना। अब अगर इस बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर लिया जाए, इस बैरियर पोटेंशियल को अगर ओवरकम कर लिया जाए, कहने का मतलब अगर ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया जाए, तो ये बैरियर पोटेंशियल को अपन क्या कर देंगे, खत्म कर सकते हैं यहां पे, है ना। और बैरियर पोटेंशियल अगर आपका यहां पे क्या हो गया, V नोट से 0 ड्रॉप हो गया, V नोट से इसकी वैल्यू कितनी कर दी, अगर आपने 0 कर दी, तो फिर होल्स इधर और इलेक्ट्रॉन्स इधर वापस क्या होने लग जाएंगे, रिकम्बाइन होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस के बारे में कल अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपका पीएन जंक्शन बनके तैयार हो गया, है ना, और ये हो गया आपका बैरियर पोटेंशियल। दूसरी बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस रीजन के अंदर जो होगा, वो इनकी जो मिडिल पोर्शन है ना, वहां पर उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है ना। बिल्कुल जो बीच वाला पोर्शन है, उस पोर्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये पीएन जंक्शन है, इसके आगे फिर आप कल डिस्कस करेंगे।